आइए आज की इस वजाहती जायजे का आगाज करते हैं। आज का मौजू बरसगीर का वो शानदार खानदानी सिलसिला है जिसे तारीख में हमलावरों के सामने एक मजबूत दीवार या कह लें एक सीसा पलाई दीवार समझा जाता था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजपूतों की। एक ऐसा वसी खानदान जो आज 72 से ज्यादा कबाइल में बढ़ चुका है और इसका शुमार दुनिया के सबसे बड़े और असर और रसूख वाले सिलसिलों में होता है। तो हकायक की रोशनी में देखते हैं कि इनकी शुरुआत कहाँ से हुई और आज ये कहाँ खड़े हैं। तो जरा मौजूदा दौर के आदाद व शुमार पर नजर डालते हैं। ये जानकर शायद थोड़ी हैरत हो कि राजपूतों की आबादी आज किस कदर दिलचस्प अंदाज में बटी हुई है। इस वक्त दुनिया भर में तकरीबन 78% राजपूत हिंदू मजहब से ताल्लुक रखते हैं, जबकि 21% मुसलमान हैं। और हाँ, 1% के लगभग राजपूत सिख मजहब में भी हैं। मतलब एक ही खून है लेकिन अकायद मुख्तलिफ हैं। लेकिन ये तकसीम हुई कैसे? इसको समझने के लिए हमें जरा माजी की तरफ, उनकी बिल्कुल शुरुआत की तरफ जाना पड़ेगा। आज हम जिन खास पहलुओं पर बात करेंगे उनमें सबसे पहले आबा व अजदाद का जिक्र होगा, फिर राजपूतों का ज़हूर, सूरज, चांद और आग से जुड़ी उनकी शाखें, नुमाया मुस्लिम कबाइल और आखिर में उनका जदीद वर्सा। तो आगाज करते हैं पहले हिस्से से, आबा व अजदाद हजरत नूह से लेकर इंडो आर्यंस तक। चलिए इस कहानी की बिल्कुल शुरुआत में चलते हैं। तारीख के औराक पलटें तो इस नसबनामे का सुराग इस अजीम सैलाब के बाद बच जाने वाले ग्रोह से मिलता है। रिवायात के मुताबिक हजरत नूह अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे याफस ने वस्ती एशिया की तरफ हिजरत की। याफस के एक अहम बेटे थे गोमर, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने 1000 साल की तवील उम्र पाई। अब गोमर के बड़े बेटे अश्कनाज से इंसानी तारीख एक बड़ा ही दिलचस्प मोड़ लेती है। अश्कनाज को आज के जर्मन शाही खानदानों और अश्कनाजी यहूदियों का जदे अमजद माना जाता है और इसी शजरे से निकली इंडो यूरोपियन नस्ल, जिसकी एक बहुत अहम शाख इंडो आर्यंस थी, जो वस्ती एशिया से हिजरत करके दरियाए सिंध के आसपास आकर आबाद हो गई। अब आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, राजपूतों का ज़हूर, इंडो आर्यंस और मकामी सकाफत का मिलाप कैसे हुआ। दरअसल जब इंडो आर्यंस इस खित्ते में पहुंचे तो वो आहिस्ता आहिस्ता मुकामी लोगों में घुल मिल गए। इस मिलाप ने मुआशरे को 4 बड़े और वाज़े तबकों में बांट दिया। ये दर्जाबंदी बड़ी कमाल की थी। पहला तबका ब्राह्मण था, जिनके जिम्मे सिर्फ मजहबी उमूर थे। दूसरा तबका था खश्त्रिया या खाशिया, ये हुक्मरान और फौजी थे। इनका काम था हुकूमत करना, इंसाफ देना और कौम को महफूज रखना। तीसरा तबका वैश्य था, जिनका काम तिजारत था। और चौथे थे शूद्र, जो खिदमत गुजारी करते थे। अब इस पूरी तकसीम में ये जो खत्रिया यानी हुक्मरान और जंगजू तबका है, बस यही वो लोग थे जिन्हें दिफाए वतन का काम सौंपा गया। और इसी खैस्त्रिया तबके के समाजी रुतबे और ताकत की वजह से कदीम दौर में उन्हें राजपुत्रा कहा जाने लगा। इस लफ्ज का सीधा सा मतलब है बादशाहों के बेटे। वक्त के साथ साथ जैसे जैसे जुबानें बदलती हैं, लहजे बदलते हैं, ये लफ्ज सुकड़कर राजपूत बन गया। तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि ये हुक्मरान और जंगजू तबका ही दरअसल वो बुनियाद है जहां से राजपूतों का बाकायदा आगाज हुआ। तीसरा हिस्सा, सूरज, चांद और आग, ब्यूमालाई कहानियों का आगाज और नई शाखें। अब हुआ कुछ यूं कि सदियां गुजरने के साथ साथ राजपूतों ने अपने कदीम तारीखी आबा व अजदाद को तकरीबन भुला दिया और पहचान के लिए नई द्योमालाई कहानियां घड़ ली। जो लोग इस वक्त तक कट्टर हिंदू अकायद अपना चुके थे, उन्होंने अपनी नस्ल को 3 बुनियादी हिस्सों में बांट लिया। एक शाख बनी सूर्यवंश, जिनका दावा था कि वो सूरज की औलाद हैं। दूसरे चंद्रावंश कहलाए, यानी चांद की नस्ल। और तीसरा ग्रोह था अग्निवंश, जिनका मानना था कि उनकी शुरुआत आग से हुई है। और हैरत की बात यह है कि इन्हीं 3 बड़ी शाखों से आगे चलकर पूरे बरे-सगीर में 35 इंतहाई मशहूर ज़ैली शाखें पैदा हुईं। लेकिन यहाँ एक बड़ा गहरा सवाल जहन में आता है, जो कबाइल अपने अकायद पर इतने सख्ती से कायम थे, उन्होंने सदियों के दौरान मुख्तलिफ मज़ाहिब का सफ़र कैसे तय कर लिया? वो कौन सी वजूहात थीं जिन्होंने इन कट्टर जंगजुओं की जिंदगियां और रास्ते बिल्कुल बदल कर रख दिए? चौथा हिस्सा, नुमाया मुस्लिम कबाइल और इनके कबूल इस्लाम की कहानियां। अब हम जरा करीब से इन मखसूस कबाइल को देखते हैं। 21 लाख ये कोई मामूली अदद नहीं है। ये भट्टी कबीले के लगभग आबादी का तखमीना है, जो मुसलमान राजपूतों का सबसे बड़ा कबीला माना जाता है। इन सब का सिलसिला 3री सदी ईस्वी के एक हिंदू बादशाह राव भट्टी से जा मिलता है। अगर तारीख के औराक टटोलें तो पता चलता है कि इस कबीले में इब्तदाई तौर पर इस्लाम कबूल करने वालों में राय अदील भट्टी और राय भूई भट्टी का नाम आता है। और उनके इस्लाम लाने में इस खित्ते के सूफीइज्म और रूहानियत का बहुत बड़ा और गहरा असर था। भट्टी कबीले की कहानियां तो खैर बहुत ही फैली हुई और शानदार हैं। ये लोग सिर्फ एक कबीला नहीं बल्कि तारीख का एक सुतून रहे हैं। मिसाल के तौर पर राय भूई के बेटे राय बिलार भट्टी ने सिख मत के बानी बाबा गुरु नानक के खानदान को 18,500 एकड़ जमीन तोहफे में दे दी थी। कमाल की बात है ना। और फिर मुगलिया दौर को कौन भूल सकता है,
جب لاہور میں شہنشاہ اکبر کے خلاف بغاوت ہوئی تو وہ پرچم اٹھانے والا مشہور جنگجو دلہ بھٹی بھی اسی قبیلے سے تھا، جسے بعد میں سرے عام پھانسی دی گئی۔ اور تو اور کچھ تاریخی حوالے یہ بھی بتاتے ہیں کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا خاندانی شجرہ بھی بھٹی راجپوتوں کی ایک شاخ بھاٹیا سے جا کر ملتا ہے۔ بھٹیوں کے بعد اگر کسی کا نمایاں مقام ہے تو وہ چوہان خاندان ہے۔ یہ لوگ راجستھان اور خاص طور پر اجمیر کے حکمران تھے۔ ان کے مشہور حکمران پرتھوی راج چوہان اور سلطان شہاب الدین غوری کے درمیان ہونے والی جنگیں تو تاریخ کے ماتھے کا جھومر ہیں۔ اس خاندان سے اسلام لانے والے پہلے نمایاں شخص کرم چند چوہان تھے، جن کا نام اسلام لانے کے بعد قیام خان رکھا گیا۔ آج اگر ہم دیکھیں تو اسی قبیلے کی لگ بھگ 24 سے 26 شاخیں پنجاب، سندھ، اتر پردیش اور راجستھان میں دور دور تک پھیلی ہوئی ہے۔ آبادی کے لحاظ سے تیسرے نمبر پر آتے ہیں کھوکر راجپوت۔ ویسے کچھ مورخین کہتے ہیں کہ ان کا اصل تعلق جاٹ قبائل سے ہے، اور سچی بات تو یہ ہے کہ یہ بحث آج تک جاری ہے۔ دوسری طرف اگنی ونش یعنی آگ والی شاخ سے تعلق رکھنے والے سیال راجپوت ہیں۔ ان کے جد امجد رائے سیال نے پاک پتن میں مشہور صوفی بزرگ بابا فرید الدین گنج شکر کے ہاتھ پر بیعت کی اور اسلام قبول کیا۔ اور ہاں، یہ بات بڑی دلچسپ ہے کہ برصغیر کی مشہور رومانوی داستان کی ہیروئن ہیر کا تعلق بھی جھنگ کے اسی سیال قبیلے سے بتایا جاتا ہے۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور کچھ اور اہم قبائل کا ذکر کرتے ہیں۔ جنجوا اور جرال راجپوتوں کا سلسلہ ایک ہندو شہزادے پرنس ارجن سے شروع ہوتا ہے جو چندرا ونش شاخ سے تھے۔ اسی طرح منگرال قبائل کی بنیاد راجا منگر پال نے رکھی، جن کے پوتے نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ اور منہاس قبائل، ان کی کہانی بھی بڑی دلچسپ ہے۔ ان کے جد امجد راجا میر نے ظہیر الدین بابر کے دور میں اسلام قبول کیا تھا، جس پر بابر نے خوش ہو کر انہیں چودھری کا خطاب دیا تھا۔ اس لمبی فہرست میں کچھ قبائل ایسے بھی ہیں جنہوں نے تاریخ میں ذرا دیر سے اسلام قبول کیا۔ ان میں یوپی کے لال خانی راجپوت ہیں، جو دراصل بار گجر قبیلے سے نکلے تھے، اور ٹھکرائی راجپوت یہ سسودیا قبیلے کا حصہ تھے۔ ان کے جد امجد محبت خان نے اورنگزیب عالمگیر کے دور میں بطور مغل سپاہی اسلام قبول کیا تھا۔ ان قبائل کا پھیلاؤ آج ہمیں انڈیا کے صوبے بہار سے لے کر نیپال تک دیکھنے کو ملتا ہے۔ اور اب آتے ہیں پانچویں اور آخری حصے کی طرف، راجپوتوں کا آج کا دور اور ان کا جدید ورثہ۔ تو ان بکھرے ہوئے تاریخی دھاگوں کو سمیٹتے ہوئے جو سب سے اہم بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہزاروں سال کے طویل سفر، ہجرتوں اور اتنی بڑی تبدیلیوں کے باوجود آج بھی راجپوت قبائل کی کل تعداد تقریباً 72 کے لگ بھگ ہے۔ یہ عدد بذات خود اس نسل کی مضبوطی، بقا اور برصغیر میں ان کے بے پناہ پھیلاؤ کا جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ قدیم دور سے لے کر آج تک کا یہ سفر دیکھنے کے بعد ایک سوچ ضرور ابھرتی ہے، آخر اتنے پرانے، اتنے مختلف اور ایک دوسرے سے جڑے ہوئے یہ خاندانی سلسلے آج کے برصغیر کی جدید سماجی شناخت کو کس طرح بنا اور سنوار رہے ہیں۔ یقین جانیں، نسل، عقیدے اور تاریخ کا یہ ملاپ انسانی معاشروں کی پیچیدگی کو سمجھنے کا ایک زبردست ذریعہ ہے۔ امید ہے اس وضاحتی جائزے سے اس شاندار تاریخ کو سمجھنے میں مدد ملی ہوگی۔